नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, थर्ड ईयर सी सेक्शन और एच सेक्शन के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले समय पर इस यूनिट सेकंड में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ा था। आज हम जो आर्टिकल कर रहे हैं वह आर्टिकल है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। बिल्कुल पहले की तरह बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई बॉक्स है, थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड के रूप में मैंने उसको दिखाया है और उसकी जो डायमेंशन है वो एक्स अक्ष पर 0 to LX है, वाई अक्ष पर 0 to LY है, जेड अक्ष पर 0 to LZ है। बिल्कुल वन डायमेंशनल केस की तरह जैसे कोई पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, उस पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन संभव होगा और वो बॉक्स की दीवार से टकराएगा एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। परंतु पार्टिकल बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। हमने गणितीय सुविधा के लिए मान लिया कि पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर है उसका पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जिसको हमने जीरो ले लिया है और बाउंड्रीज पर पोटेंशियल को उसी प्रकार से डिफाइन किया है जिस प्रकार से हमने वन डायमेंशनल केस में लिया था। इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस क्या है? इस आर्टिकल का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हम थ्री डायमेंशनल केस करते हैं तो थ्री डायमेंशनल केस को सॉल्व करने पर हमें दो तरह के कंसेप्ट नए सीखने को मिलते हैं। जो पहला कंसेप्ट है वो बेसिकली हम मैथमेटिक्स में भी सीखते हैं और उसका यहाँ पर उपयोग होगा। वह कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। इस केस में क्या होगा कि कोई एक इक्वेशन है और वह इक्वेशन तीन या अधिक वेरिएबल को शामिल करती है। तो उस केस में हम इन वेरिएबल को कैसे फ़िल्टर करें, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, ये सारी रचना हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आनी है। और जो दूसरा है वह दूसरा है कि हम इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स कंसेप्ट की मदद से डीजनरेसी कंसेप्ट को समझ पाएंगे। डीजनरेसी कंसेप्ट एटॉमिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो लेट अस स्टार्ट इट। मान लीजिए कोई थ्री डायमेंशनल केस है, हमने श्रोडिंजर इक्वेशन लिखा है। श्रोडिंजर इक्वेशन हो गया डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल्स टू 0। डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है और हमने इसको एक्स बाई जेड के कंपोनेंट में लिख लिया। अब आप देखिएगा इस इक्वेशन में तीन तरह के वेरिएबल हैं एक्स बाई जेड और अब हमें इन तीनों वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो इस तरह के जो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हम इनको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे। अब इस टेक्निक में यूज क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि हम वेव फंक्शन को डिफाइन करें। वेव फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा कि वेव फंक्शन जो कुछ आपने डिफाइन किया है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। थर्ड स्टेप होगा कि आप उससे डिवाइड कीजिएगा और फोर्थ और लास्ट स्टेप होता है कि जो भी वेरिएबल हैं उनको फिल्टर कीजिए। तो हमने इस केस में आप देखिएगा ये समझने का पॉइंट है क्योंकि हम कई जगह पर इसका यूज करेंगे। वेव फंक्शन को हमने कहा साई एक्स बाई जेड को हमने कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई, कैपिटल जेड इज ए फंक्शन ऑफ जेड, इस प्रकार से एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब हम इस मास्टर इक्वेशन में इसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी को डिवाइड करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इक्वेशन जो मिल रही है वह इक्वेशन है 1/x d2x बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/y d2 बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1/z d2z बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो फोर्थ और लास्ट स्टेप है उसको हमें प्रयोग में लेना चाहिए और वह स्टेप है कि हम इन वेरिएबल को फिल्टर करें। तो आप देखिएगा मैंने किस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में x का टर्म रख लिया है जबकि राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो y और z की है, कोई भी टर्म x की नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में
एक्स का फंक्शन है, राइट हैंड साइड में बाई जेड का फंक्शन है, और लेफ्ट हैंड साइड में यदि x में कुछ परिवर्तन होता है तो राइट हैंड साइड में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जबकि राइट हैंड साइड में जो भी चर है उसमें परिवर्तन होने पर लेफ्ट हैंड साइड में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार की परिस्थिति में जो दोनों पक्ष हैं वो किसी नियतांक के बराबर होना चाहिए, और इस नियतांक को बराबर करने के लिए मैंने कहा कि एक कांस्टेंट है अल्फ़ा जिसको मैंने माना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब x 1/x d2x/dx² इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है तो राइट हैंड साइड भी अल्फ़ा होना चाहिए, और राइट हैंड साइड जो हमने अल्फ़ा मानी है फिर दोबारा हम फिल्ट्रेशन का प्रयास करते हैं। तो आप देखिएगा इक्वेशन किस प्रकार से आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड में बाई का फंक्शन है, जबकि राइट हैंड साइड में जेड के फंक्शन है, बाई से इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल पहले की तरह, लॉजिक की तरह यहाँ पर भी इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। मान लीजिएगा वह कांस्टेंट बीटा है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड बीटा के बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बीटा के बराबर कर दीजिएगा, और राइट हैंड साइड को बीटा के बराबर करने के बाद पुनः सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का जो चौथे का स्टेप है फिल्ट्रेशन करें। तो हमने पुनः ये काम किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जेड का फंक्शन है, जबकि राइट हैंड साइड ये इससे इंडिपेंडेंट है। अगेन इसको दोनों पक्षों को, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी हमने एक कांस्टेंट के बराबर माना है, और मान लीजिएगा वह कांस्टेंट गामा है। तो इस प्रकार से ये चौथे नंबर का समीकरण आ गया है, और इसका जो राइट हैंड साइड का जो समीकरण है उसको हमने गामा कह दिया है, और इससे हमें समीकरण मिल गई है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -2m/h²E। और इस समीकरण के आधार पर बाई यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन हम अल्फ़ा बीटा गामा के मान रख रहे हैं। -2m/h²EX, बीटा इज इक्वल्स टू -2m/h²E बाई गामा इज इक्वल्स टू -2m/h²EZ। अब आप देखिए जो हमारी समीकरण नंबर 2, 3, 4 हैं, ज़रा उनमें अल्फ़ा का मान सब्स्टिट्यूट करें। तो अल्फ़ा का जैसे मान हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें सिंपल सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है d2x/dx² प्लस 2m/h²EX इंटू x, और इसी प्रकार से बाई और जेड के समीकरण मिल गए हैं। तो हमने क्या किया, जो एक समीकरण थी उस एक समीकरण को हमने 3 समीकरणों का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक का यूज करके x, बाई जेड तीनों में समीकरण प्राप्त कर ली हैं। अब ज़रा ध्यान कीजिए, ये जो 3 समीकरण आई हैं जो वेरिएबल x में है, बाई में है, जेड में है, इन तीनों को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और जिस प्रकार से हमने 1 डायमेंशनल केस में सॉल्व किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले x के लिए सॉल्व करेंगे, और x के लिए सॉल्यूशन करने के बाद बाई और जेड के लिए जो भी हल होंगे वो उसको देख करके यथावत लिख देंगे। तो जिस प्रकार से हमने 1 डायमेंशन केस में एनर्जी आइगन वैल्यू निकाली थी बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकाल रहे हैं, और इसका मान आ रहा है EX इज इक्वल्स टू NX² पाई² बाई LX² h×² बाई 2m। और जिस प्रकार से 1 डायमेंशन केस में हमने आइगन फंक्शन निकाला था, यह आइगन फंक्शन आ गया है a' sin kx। kx का मान सब्स्टिट्यूट करें तो जो बे फंक्शन आ गया है x कंपोनेंट का वो हो गया a' sin nx पाई अपॉन lx इंटू x। अब इसमें एक्सप्रेशन में जो कमी है वह कमी है a' की, क्योंकि a' मैंने अपनी तरफ से माना है। तो हम नॉर्मलाइज कंडीशन का प्रयोग करेंगे, और नॉर्मलाइज कंडीशन का प्रयोग करके हम a' का मान निकाल सकेंगे। और नॉर्मलाइज कंडीशन का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं -∞ टू +∞ इंटीग्रल साई d इज इक्वल्स टू 1। तो इस कंडीशन का प्रयोग जब हम करते हैं 0 टू Lx x स्टार dx इज इक्वल्स टू 1, और इस प्रकार से ये इंटीग्रल हो गया a² lx by 2 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर a' which is normalized coefficient is equals to √2 by lx। Hence जो complete x
फंक्शन बन गया है, उसका मान हो गया x इज इक्वल्स टू √2/LX साइन NX पाई बाई LX इंटू एक्स, और इसको मैंने समीकरण 5A से दिखा दिया है। अब आप देखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आपने x लिखा है, आप y और z को भी लिख सकते हैं। और जब y और z को आप लिख लेंगे तो जो वेव फंक्शन हमने डिफाइन किया था, साई इज इक्वल्स टू ए प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल x बाई z, इन तीनों को रख दीजिएगा। और जब हम रखेंगे इनके मानों को तो ये मान आएगा 2√2 डिवाइडेड बाई LX L बाई LZ साइन ऑफ NX पाई बाई LX साइन N पाई बाई LY इंटू बाई साइन ऑफ NZ पाई बाई LZ इंटू Z। इस प्रकार से 3 डायमेंशनल केस में यह आइगन फंक्शन मिल गया है। और अब आप एनर्जी आइगन वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे हमने Ex का मान निकाला उसी प्रकार से Ey लिख सकते हैं, उसी प्रकार से Ez लिख सकते हैं। इसलिए अगर कोई पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स में है तब उसका जो टोटल एनर्जी होगा वह टोटल एनर्जी बन जाएगा E इज इक्वल्स टू Ex प्लस Ey प्लस Ez। तो आप देखिएगा इसमें जो वेरिएबल है वह क्या है, हम पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m को कॉमन बाहर ले रहे हैं, एंड विद इन ब्रैकेट रह जाएगा nx स्क्वायर बाई lx स्क्वायर, ny स्क्वायर बाई ly स्क्वायर, nz स्क्वायर बाई lz स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है यह टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया है। ध्यान रहे nx ny nz इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के जो मान हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, 0 1 2 3, but all the three integers cannot be 0 simultaneously. The reason for this is again the restriction from the uncertainty principle. This present case, and the motion of the particle is 3 dimensional, hence degree of freedom is 3, and we require 3 quantum number and 1 for each of degree of freedom। इस प्रकार से हमने इस पार्टिकल के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू और एनर्जी आइगन फंक्शन निकाल लिया है। अब इस 3 डायमेंशनल बॉक्स की जो इम्पोर्टेंस है वह इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इस उदाहरण की मदद से डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल को समझते हैं। ये डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। हम जानते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन है एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। यदि हम मान लीजिएगा किसी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन अलग अलग रखते हैं, मान लीजिएगा मैंने कहा साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, किसी सिस्टम के लिए मेरे पास 4 डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं, और इन प्रत्येक चारों सिस्टम के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के मान आ रहे हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं। मान लीजिएगा साई 1 के लिए E1 है, साई 2 के लिए E2 है, साई 3 के लिए E3 है, साई 4 के लिए E4 है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वेव फंक्शन के संगत एनर्जी आइगन वैल्यू का मान अलग अलग है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि सिस्टम नॉन डिजेनरेट है। और यदि ऐसा नहीं हो, मान लीजिए वेव फंक्शन अलग अलग हों और अलग अलग होने के उपरांत भी एनर्जी के जो लेवल हैं वो सेम रहे, तो हम कहेंगे सिस्टम डिजेनरेट है। अब ज़रा इस बात को भाषा की दृष्टि से समझ सकते हैं। यदि हम डिफरेंट वेव फंक्शन लें और डिफरेंट वेव फंक्शन लेने पर भी एनर्जी का मान प्रत्येक आइगन फंक्शन के लिए समान बना रहे तो सिस्टम डिजेनरेट कहलाता है। और इसकी जो डिग्री है वह डिग्री ऑफ डिजेनरेसी जितने डिफरेंट वेव फंक्शंस होंगे उसके बराबर होगी। मान लीजिए 3 है तो सिस्टम डिजेनरेसी की जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। उदाहरण के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू मान लीजिए हम क्यूब में ले लें, तो जैसे एनर्जी आइगन वैल्यू क्यूब के लिए हम विचार करें तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू लिया था उसमें LX LY LZ बराबर हो जाएगा और टोटल एनर्जी का मान बन जाएगा पाई स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर बाई L स्क्वायर 2m विद इन ब्रैकेट NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर। अब देखिए आप, मान लीजिए NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर का मान 6 है, 6 है, तो 6 के लिए हम कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं 1 1 2 1 2 1
2 1 1। अब इन प्रत्येक 3 मान के लिए जो वेव फंक्शन होंगे वो 3 होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन टोटल एनर्जी का जो मान निकलेगा वो इस एक्सप्रेशन से सेम निकलेगा। इसका अर्थ हुआ कि एनर्जी का मान डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन 3 होने पर भी सेम है। इसका मतलब है सिस्टम डिजनरेट है, और डिजनरेसी की जो ऑर्डर है, डिग्री ऑफ डिजनरेसी है, वो 3 है। लेकिन यदि जैसे वेव फंक्शन अलग अलग हैं और एनर्जी लेवल भी अलग अलग हों तो हम सिस्टम को नॉन डिजनरेट कहेंगे। अब आगे की जो टॉपिक है उसमें हम पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर का अध्ययन करेंगे, और इन जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं इन सब की एप्लीकेशंस है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम पोटेंशियल स्टेप लेते हैं तो मेटल के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से होगा वो इसके द्वारा तय किया जाता है। धन्यवाद।